नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो इन दोनों की लड़ाई में कौन जीता है और कौन हारा है राजस्थान के रेतीले युद्ध में, इसके बारे में थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। पहले आंकड़े आपको दिखा दें, ये जो लट्टू घूम रहे हैं इनके माध्यम से अगर आप ये आंकड़े देखें तो बीजेपी खेमे में अभी भी 75 हैं, सचिन पायलट के पास करीब 20 हैं, 17 कांग्रेस के टूटे हुए विधायक और 3 इंडिपेंडेंट, तो 20 का आंकड़ा है उनके पास। और गहलोत, अशोक गहलोत, उनका दावा, ये सारे दावे हैं, अशोक गहलोत का दावा है कि मेरे पास अभी फिलहाल 100 हैं। 101 तो जीत का आंकड़ा है राजस्थान विधानसभा में, तो उनके पास 100 हैं, 90 अपने, 10 और। तो इतने से होगा या आगे क्या होगा, तो यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है राजस्थान में। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि रणनीति क्या है। क्या गहलोत बचा पाएंगे अपनी सरकार? उनकी रणनीति क्या है, आइए वो देखते हैं। उनकी रणनीति यह है कि राजस्थान में दल बदल कानून लागू हो, ऐसा अशोक गहलोत का कहना है। पायलट और उनके विधायकों को अयोग्य ठहराया जाए, यह भी अशोक गहलोत का कहना है। यह पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं और उसका फिट मामला है। अब यह मामला कहां जाके रुकता है? यह रुकता है स्पीकर राजस्थान असेंबली के जो हैं सीपी जोशी, उनकी बड़ी अहम भूमिका हो जाती है कि वो डिस्क्वालीफाई करेंगे या नहीं। अशोक गहलोत का यह मानना है डिस्क्वालीफाई हो जानी चाहिए इस कानून की वजह से। विधायकी जाने पर सदन की कुल संख्या नीचे आएगी, ऐसा अनुमान है अशोक गहलोत का। बहुमत का आंकड़ा भी नीचे आएगा और उससे गहलोत को फायदा होगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। आइए आपको पाई चार्ट से समझाते हैं क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा मामला होता है, ऐसे यूं बोल देने से बात नहीं बनती। तो ये हैं गहलोत के अंक, उनके कैंप में 101 हैं। वो लगातार ये चेंज होता रहता है, 100, 101, 102, हर 2-2, 5-5 मिनट पर, डिपेंड करता है क्या लेटेस्ट खबर आ रही है। तो 101 गहलोत के कैंप में है, निर्दलीय और गठजोड़ मिला करके। सचिन के कैंप में है 19 + 3, 19 कांग्रेस के, 3 निर्दलीय। और बीजेपी खेमे में है 75 और 2 लोग बीटीपी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के हैं जिन्होंने बोला हम न्यूट्रल हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, हम ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं। कल तक ये थोड़ी असमंजस बनी हुई थी। अब अगर एंटी डिफेक्शन कानून लग जाता है बिल्कुल उस तरीके से जैसे अशोक गहलोत बोल रहे हैं, तब क्या होगा? तब यह होगा कि राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्य 181 हो जाएंगे। अगर वो 181 हो जाएंगे तो हाफ वे मार्क, आधा, जो 101 था पहले, वो हो जाएगा 91। और अगर वो 91 हुआ तो गहलोत कैंप के पास है 101, यानी कि हाफ वे मार्क से 10 ज्यादा। सचिन कैंप में बच जाएंगे सिर्फ 3 क्योंकि 19 जो कांग्रेस के टूटे हुए विधायक हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और 75 बीजेपी के पास है, तो वो हाफ वे मार्क से वैसे ही दूर रहेंगे। बीटीपी वाले फिर अपना कर लें तय कि उनको किस तरफ जाना है। तो ये गहलोत की, अशोक गहलोत की रणनीति है कि किसी तरीके से अगर टूटे हुए विधायक या गए हुए या बागी विधायक डिस्क्वालीफाई हो जाएं एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, क्योंकि वो एंटी पार्टी एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। ये 10th शेड्यूल में वो कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रहे थे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो शायद थोड़ी सी राहत मिल सकती है अशोक गहलोत की सरकार को। पर क्या ऐसा होगा? ये पिछले 6 महीने से सड़कें चल रही। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रही है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, आपका स्वागत है खबरों की खबर में। मैं जरा आपसे पूछ दूं कि इसी गणित के सहारे अब कांग्रेस को आसरा मिलेगा या इसके अलावा भी कोई योजना बनाई है, या वो जो विधायक हैं उनसे ये उम्मीद की जाएगी कि वो वापस आए? ऐसा है संकेत जी कि गणित की बात करने से पहले थोड़ी आइडियोलॉजी की बात करनी जरूर। सचिन पायलट जी बहुत स्ट्रांग नेता थे, जुझारू थे, कर्मठ थे, एम्बिशियस थे, ब्राइट थे, सब हैं। मैं कहती हूँ थे नहीं हैं, लेकिन कहीं पर महत्वाकांक्षा के चलते वो अपना ही घर जलाने पे, और जब अपना घर चलाने लगता है तब चुपचाप नहीं बैठा जा सकता है। और वैसा बुलडोजर
भाजपा के षड्यंत्र से हमारे शीर्ष नेताओं से बात करने की कोशिश करी, तमाम लोग कोशिश करी, लेकिन उन्होंने हर अच्छे सुझाव, हर अच्छे वक्तव्य अनदेखी, और आज ऐसी स्थिति आ कि वो अलग थलग। सुप्रिया, माफी चाहूंगा, हम लोग आपके पास वापस आएंगे। ये ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं अपने पीसीआर को भी बोलूंगा कि वो इसको जरा जल्दी से सुधार लें कि ऑडियो में बड़ी दिक्कत आ रही है, आपकी बात हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और दर्शक भी। इसको ठीक करके वापस आएंगे। संदीप चंद्रा, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। चंद्रा जी, आप बताइए कि ये जोड़ तोड़, 10th शेड्यूल की बात करना, इधर उधर की बात करना, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये नहीं हुई कि आपका घर जो है वो ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, सचिन पायलट गए, तोड़ के गए, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी कलह का क्या? बिल्कुल आप संकेत जी, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस जो है इसके अंदर पूरी तरह से दोषी है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो आयाराम गयाराम कल्चर है, ये कांग्रेस ने शुरू किया था। आपको याद होगा भजन लाल जी के टाइम पे। आप इतने एक्सपीरियंस टीवी एंकर हैं। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को अंतर मंथन करना होगा, और मैं नई चीज कहने जा रहा हूं। ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच में नहीं है, ये लड़ाई जो है कांग्रेस के अंदर जो अहमद पटेल का खेमा है, जिससे ये गहलोत जी बिलोंग करते हैं, और अहमद पटेल के जो खिलाफ खेमा है, उसके बीच में लड़ाई है। और तीसरी चीज क्या है कि कांग्रेस के अंदर महत्वाकांक्षी होना, एम्बिशियस होना, ये एक सिन माना जाता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, पूरे देशवासी जानते हैं कि 10 जवाहरलाल नेहरू प्लस 10 इंदिरा गांधी प्लस 10 राजीव गांधी इक्वल टू 1 नरेंद्र मोदी। और इनको खुद अपना जो है हाउस को इकट्ठा रखना चाहिए। आपने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया, उनके खिलाफ आपने खुफिया पुलिस लगा दी है। आप उनको राइज नहीं करना देना चाह रहे हैं। हर एक बात में आप बीच में आप इंटरव्यू करते हैं। आपने कुछ अहम मुद्दों के बारे में बात की। सुप्रिया हमारे साथ वापस आ गई। सुप्रिया, आप अपनी बात भी कर लें और जो चंद्रा साहब बोल रहे हैं उस पर भी जवाब दे दें। मैं पहले अपनी बात खत्म इसलिए करूंगी क्योंकि मैंने बात शुरू करी थी आइडियोलॉजी से। ये कोई नंबर गेम नहीं है, ये कोई सरकार का गेम नहीं है। मैं विशेषज्ञों की इज्जत करती हूँ, मुझे बहस बीजेपी वालों से करनी चाहिए, लेकिन इसमें मुझे हंसी आ रही है कि 10 इंदिरा गांधी, 10 राजीव गांधी और 10 जवाहरलाल नेहरू मिलकर एक नरेंद्र मोदी, इस तरह की बातें करना, कौन सा विशेषज्ञ ये बातें कर सकता है? खैर, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है। सचिन पायलट कहीं पर और महत्वाकांक्षी होना बिल्कुल गलत नहीं है कांग्रेस में, ये बिल्कुल इनको गलत पता है। अभी थोड़े दिनों पहले हार्दिक पटेल को 26 साल की उम्र में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है गुजरात का। सचिन पायलट को खुद 26 साल की उम्र में एमपी थे, उसके बाद वो 30 साल की उम्र में मिनिस्टर थे, 35 साल की उम्र में पीसीसी प्रेसिडेंट बन गए और 40 साल की उम्र में वो राजस्थान के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए। किसको इतनी सारी चीजें होती हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया को 8 प्रमोशन मिले थे 15 साल में। खैर, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, महत्वाकांक्षा के चलते आप अपने ही घर पे बुलडोजर चला दीजिए और आग लगा दीजिए, तो ये भी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कहीं पर वो भाजपा के षड्यंत्र में फंस गए। ये पूरा का पूरा भाजपा का रचाया हुआ खेल है, बड़ा पैसा इसमें चल रहा है, भाजपा के लोग मैदान में आ चुके हैं, वो पूरी पारी खेल रहे हैं इस समय। और ये चीज आप साबित कैसे करेंगी? मैं संकेत सिर्फ आपको इतना बता दूं कि भाजपा को और शायद उनके षड्यंत्र में फंसे लोगों को आकलन नहीं था कि उनका मुकाबला इस बार अशोक गहलोत से है। उनके पास पर्याप्त नंबर है, उनकी सरकार 5 साल चलेगी, जो लोगों ने उनको इलेक्ट किया है उस मैंडेट की पूरी रिस्पेक्ट करते हुए अपना काम पूरा करेंगे, इसमें घबराने की कोई बात। ठीक है चंद्रा जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं, इसमें सचिन पायलट कहां रह जाएंगे? मान लीजिए अगर सचिन पायलट ये 19 और 3 22 विधायक लेकर के बीजेपी के पास जाते भी हैं, तो इतने से तो बीजेपी का काम नहीं होगा। 75 में अगर आप 22 मिला भी दीजिए तो वो हाफवे मार्क तो क्रॉस नहीं हुआ। ये मध्य प्रदेश जैसी स्थिति नहीं है ना कि अगर आप 20 ले आइए तो उसके बाद वारे न्यारे। संकेत जी, ये मध्य प्रदेश से भी नाजुक स्थिति है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब फ्लोर टेस्ट होगा, आप कोरे कागज पे लिख के ले लीजिए कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो गहलोत जी हैं वो अल्पमत में आ चुके हैं, और एक और बात है, इतने कॉन्फिडेंट हैं तो अपने जो एमएलए को क्यों छुपा रहे हैं? और दूसरी चीज जो हमारे जो अभी कह रही थी अपना कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन के, ये पैसे का गेम है। पैसे का गेम कांग्रेस से ज्यादा कोई नहीं जानता है। बात सिर्फ ये है कि पुत्र मोह की वजह से सोनिया गांधी ने पूरी
पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। उनको अपने पुत्र के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। आप देखिए बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी कहां से कहां पहुंच गए। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन कांग्रेस से जो छिटक करके बीजेपी में आए हैं वो भी कहाँ हैं? वो है, उनकी भी क्या स्थिति है? जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट एक एक करके बीजेपी में मिलेगी। जी, एक एक करके। सुप्रिया, आपका जवाब। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अब 10 प्रदेश ऐसे हो गए जहां पर भाजपा को पॉपुलर मैंडेट नहीं मिला है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मतलब कितनों का नाम लूं, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और अब राजस्थान। हर जगह जहां पर उनको पॉपुलर मैंडेट नहीं मिलता है, सूटकेस पैसे भर के ले आते हैं, पॉपुलर मैंडेट चुराने की कोशिश करते हैं। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता राजस्थान थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा चंद्रा जी? वो इसलिए क्योंकि अभी एक मोहतरमा है जिन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है और उनसे शायद अभी इस बारे में बातचीत भी नहीं हुई है, जो हमें सूत्रों के स्ट्रैटेजी तो वसुंधरा राजे जी को जो हमें पता चला है सूत्रों के हिसाब से, अभी उनसे बातचीत नहीं हुई है। तो आप कैसे राजस्थान में रणनीति बना लेगी भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट के साथ? चाहे कुछ भी कर ले, वसुंधरा राजे से बात किए बिना आप कैसे कर लेंगे? संकेत जी, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि वसुंधरा जी से बात हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, ये बीजेपी भाजपा हाई कमांड लो कमांड वाली पार्टी नहीं है। इसके अंदर 5 पावर सेंटर नहीं है। बीजेपी के अंदर जो है एक पावर सेंटर है, वो है पीएमओ। और उनकी नरेंद्र मोदी जी की बात जो है, बिकॉज ही हैज गॉट मॉरल अथॉरिटी, उनकी बात ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी रैंक एंड फाइल मानती है। और आप देखिएगा कि जो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे वो मान्य होगा और ये गहलोत जी की सरकार गिरेगी, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और सचिन पायलट जो है उनको ऊंचा स्थान दिया जाएगा, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी। और जो सचिन पायलट है, बहुत जल्दी 10 सेकंड सुप्रिया, आप देखिएगा 10 सेकंड सुप्रिया, उनको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, उन्होंने ब्रेक लेने का समय आ गया सुप्रिया, 10 सेकंड। मगर उन्होंने जो है हार्वेस्ट किया किसने? गहलोत। हाँ, 1 सेकंड चंद्रा जी, हाँ बताइए सुप्रिया, 10 सेकंड। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि चलिए चंद्रा जी ने ये तो मान लिया कि हॉर्स ट्रेडिंग जो होती है इंडियन पॉलिटिक्स में भाजपा जो कर रही है 10 प्रदेशों में, वो मोदी जी के इशारों पर और मोदी जी के कहने पर होती है। चलिए इन्होंने ये तो मान लिया और यही करने का प्रयास राजस्थान में भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका अशोक गहलोत, चलिए इससे पहले कि ये वाली डिबेट शुरू हो जाए कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जिम्मेदार कौन है और कौन कर रहा है और किसने शुरुआत की और स्रोत कौन है, लंबी चर्चा हो जाएगी। सुप्रिया श्रीनेट और चंद्रा जी, आप दोनों का, संदीप चंद्रा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। खबरों की खबर में स्वागत करना चाहता हूं गुलाब चंद कटारिया जी का। आप एलओपी हैं, राजस्थान में बड़े नेता हैं। कटारिया जी पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो स्थिति है अभी जो बनी हुई है कटारिया जी, उसमें बीजेपी अपने आप को कहां पाती है? क्या आप सचिन पायलट का स्वागत करेंगे बीजेपी में? देखो, मैं सोचता हूं कि हमने प्रारंभ से एक बात स्पष्ट की है कि हम ये दोबारा क्या इनका आपसी जो विवाद है वो एक दिन का नहीं है। जिस दिन से वापस रिपीट हो रही आवाज है, जी मैं बोलता हूं, इसको आवाज रिपीट हो रही है। मैं अपने पीसीआर को बोलता हूं कि आवाज बंद करें, माफी जी, आवाज हाँ जी। क्या बीजेपी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीजेपी स्वागत करेगी सचिन पायलट का? देखो, मैं सोचता हूँ ना हमारे यहाँ स्वागत करने का है ना कुछ नहीं है। मैं सोचता हूँ कि आपसी विवाद जो चल रहा था, जब से ये इस कैबिनेट का गठन हुआ है उस दिन से अंतर्द्वंद था। इसको जो इस समय जो स्थिति आई है वो हमारे कारण से नहीं आई, इनके आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ होने के कारण से हाउस की फ्लोर पर भी देखा, व्यक्तिगत स्टेटमेंटों से भी देखा, और इससे लग रहा था। और इस राज्यसभा के चुनाव में इन लोगों ने कहा कि आपने एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया। हमने इस कैंडिडेट खड़ा करने के बाद इनका ये आपसी विवाद चरम पर पहुंचा है। और आज जो स्थिति हुई है कि एक पार्टी के अध्यक्ष को पार्टी से निकालना पड़ा, तो मैं सोचता हूँ ये वर्टिकल डिवीज़न जो हुआ है वो हमारे कारण से नहीं हुआ, उनके आपसी विवादों के कारण से हुआ है।
हम तो दूर से इस सारे गेम को देख रहे हैं। नहीं, लेकिन और आरोप तो देखने के कटारिया बाद जी राइट बीजेपी पे टाइम पर लगाया जो गया। आप कुछ भी अशोक हमको गहलोत ठीक जी का लगेगा। बयान सुन लें, उनका तो ये कहना है कि बीजेपी का बल है, बीजेपी का सूटकेस है जो ले लेके बीजेपी हर राज्य में घूमती है। अब राजस्थान में भी सूटकेस बांट दिए। मैं सोचता हूं उनका आरोप बिल्कुल मिथ्या है। मैंने पहले दिन से उनको ये कहा था कि आप अगर डूबोगे तो अपने घर के विवाद से डूबोगे, बीजेपी के कारण से नहीं डूबोगे, क्योंकि हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ है ही नहीं। हमारा जो गैप है वो इतना अधिक है कि हम कोई सरकार न गिरा सकते न कुछ नहीं हो सकता। ये जिस दिन भी गिरेगी ना तो आपस में ही लड़ कर के गिरेगी। और आज वो परिणाम आपने और मैंने सबने देख लिया। हमने देख कि लिया अगर कटारिया जी। तो अब मैं टकराव आपसे ये हुआ, पूछना था, हम देखिए तो आप बाहर 75 खड़े हैं, पर हमें हैं, 75 विधायक हैं, आप एलओपी हैं, आप उनके मुखिया हैं विधायक दल के। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर सचिन पायलट कहते हैं कि ये लीजिए मेरा समर्थन, बनाइए सरकार, वसुंधरा राजे से कोई बातचीत हुई है इस बारे में? क्या आप उनका समर्थन लेंगे सरकार बनाने में? निश्चित ऐसा है कि अभी हम लोगों ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया। हम निर्णय जब करते हैं तो सामूहिक बैठ के करते हैं। अकेला गुलाबचंद कटारिया निर्णय नहीं लेता। वसुंधरा जी को भी कल बुलाया है। हम सब लोग बैठ करके इस समय की जो परिस्थिति है उसको देख रहे हैं। अभी हमने कोई कदम नहीं उठाया, न कोई बात की है। सारी स्थिति को देखने को और आंकलन, अभी इनका कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, बात बताइए। क्या तो आप करते ये हैं? कह रहे हैं कि कल वसुंधरा जी भी एक बैठक में सम्मिलित होंगी, शामिल होंगी, जिसमें बैठ करके चर्चा की जाएगी कि आगे क्या करना चाहिए, मदद लेनी चाहिए, सहयोग लेनी चाहिए सचिन पायलट के साथ या नहीं? निश्चित रूप से मेरी उनसे बात हुई है, वो कल आ रही है। आने के बाद उनके साथ भी बैठ कर के हम सब लोग चर्चा करेंगे और फिर हमारी चर्चा जो कुछ भी होती है हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी बताएंगे। आप वसुंधरा राजे के साथ आपने बहुत, उनके कैबिनेट में भी आप रहे हैं, बहुत करीब से उनके साथ आपने काम किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वसुंधरा जी से इस बारे में बात हुई, ये जो पूरी स्थिति उत्पन्न हुई है इस पर उनका क्या विचार है? देखो, मैं कह रहा हूँ कि केवल टेलीफोनिक बात केवल उनको बुलाने की हुई है। हमने कहा आप आइए, अपन बैठ करके इन सारे जो परिस्थितियाँ इस समय दिखाई दे रही है और जो वर्टिकल डिवीज़न हुआ है उसके बाद हमें और हमारी पार्टी को क्या स्टैंड लेना चाहिए, उसमें आपकी राय और हम सब की राय चर्चा करके ही तय करेंगे। तो मैं सोचता हूँ उन्होंने कल आने की स्वीकृति दी है। अभी धौलपुर है, मेरी स्वयं की बात हुई। कटारिया जी, ये तो आपने बड़ी अहम न्यूज पॉइंट वाली बात बताई कि वसुंधरा जी इतने दिन से वो चुप थी, उनका बयान सुनने में नहीं आया, वो आ रही हैं, तो इसका मतलब बात आगे बढ़ रही है। मैं बस आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूं, गुलाबचंद कटारिया का क्या मत है और आपकी पार्टी का क्या मत है कि क्या अगर ऐसी स्थिति बनी कि आपकी सरकार बनती है तो क्या आप बनाएंगे? देखो, गुलाबचंद कटारिया का व्यक्तिगत कोई मत भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जब विचार करती है तो सामूहिक विचार करती है और वहाँ हमको हमारी राय देनी हो सकता है मेरी राय से कोई भिन्नता रखता हो, लेकिन उस फ्लोर पर मुझे बात करने का पूरा अधिकार है। और हमारी पार्टी इसी रूप में चलती है कि हम बिना आपस में तय किए, बिना किसी बात के किसी निर्णायक पे नहीं में गुलाबचंद कटारिया की चॉइस ये है, फला की चॉइस, ऐसा नहीं होता है। हमारी जो चॉइस होगी वो सामूहिक होगी। लेकिन साथ मिला तो सरकार बनाने पे कोई आपत्ति नहीं बीजेपी को? सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखो, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। परिस्थितियां देख रहे हैं, परिस्थितियां देखने के बाद क्या विचार हमारा बनता है और केंद्रीय नेतृत्व का बनता है, ठीक है। एक जाते जाते कटारिया जी आखिरी सवाल, बारे में कोई फैसला कटारिया जी, मेरा जाते जाते आपसे आखिरी सवाल, अगर बीजेपी की सरकार बनती है या बीजेपी की सरकार अगर राजस्थान में बने तो उसका चेहरा क्या वसुंधरा राजे हों? हर बार उन्होंने नेतृत्व किया है। देखो, हमारे यहाँ निर्णय जो है हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है। हम लोगों की राय लेते हैं और राय के आधार पर इस भारतीय जनता पार्टी में जब भी ऐसा है ना, विधायक वे जो चुनते हैं वो भी पार्टी के ही सदस्य होते हैं, उनसे भी हम व्यक्तिगत राय लेते हैं और लेने के बाद सामूहिक निर्णय करके केंद्र को भी नेतृत्व को बताते हैं और उसके बाद केंद्र के डायरेक्शन के आधार पर जो भी सामूहिक निर्णय हमने किया उसके आधार पे हम व्यक्तिगत, कोई न गुलाबचंद कटारिया कभी निर्णय लेता है न कोई वसुंधरा जी लेती है, सामूहिक निर्णय करते हैं। कल कितने बजे मीटिंग है कटारिया जी? जाते जाते ये भी बता दीजिए, हम वहां रहेंगे कवर करने। अभी देखो,
उन्होंने आने के लिए कहा है दोपहर में। अब वो कितनी बजे आती है, हम तो लोग तो 11 बजे एक बार मिलेंगे। अब वो आने में अगर थोड़ी बहुत देर होगी तो इंतज़ार करेंगे और उनके साथ चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय आगे बढ़ाएंगे। चलिए, गुलाब चंद कटारिया जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राजस्थान असेंबली में गुलाब चंद कटारिया। बहुत ही बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की स्कीम ऑफ थिंग्स में, वसुंधरा राजे के खासा करीबी। और इनका यह कहना है कि इन्होंने वसुंधरा राजे से बात की है और इतने दिनों से जो वसुंधरा राजे चुप थीं, अब तक उनका कोई बयान नहीं आया था, कल पहली बार वो धौलपुर से जयपुर आएंगी और एक मीटिंग में शामिल होंगी, जिसके बाद बीजेपी कोई अहम फैसला ले सकती है। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।